The Hidden Economy of Cybercrime, Understanding Cybercrime as a Service. I am Yashwant Vemana Reddy, and it's my privilege to anchor today's session. This lecture is part of our Cyber Sunday series, an initiative designed to promote awareness, learning, and informed engagement in the field of cyber safety, law, and technology. Through Cyber Sundays, we bring together experts and practitioners to share real world insights into cyber threats, governance, and investigation strategies. It's a great privilege to welcome our esteemed guest speaker for this 26th Cyber Sunday, Mr. Manpreet Singh sir. Manpreet sir is a cyber security professional specializing in cybercrime investigation, OSINT, and digital forensics, passionate about building cyber resilience through awareness and the real world practice. He has worked extensively on cyber fraud analysis, digital evidence handling, and investigative techniques, contributing to several cybercrime awareness initiatives. His work bridges technical cybersecurity concepts with real-world cybersecurity challenges, making complex threats easy to understand for students, professionals, and the public alike. We are honored to have him with us tonight to unravel the hidden economy that fuels modern cybercrime. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Manpreet Singh sir. Without a further ado, I would like to hand over the mic to you, sir. ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम मनप्रीत है और मैं अभी तक हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में भी सर्विसेज दे चुका हूँ। मैं एज ए साइबर एक्सपर्ट पंचकूला पुलिस के अंडर अभी वर्क कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच नक्स फाउंडेशन एंड द साइबर सील प्रोजेक्ट, जो मुझे आज अपनी बातें रखने का मौका मिला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो CAAS का है, यानी कि साइबर क्राइम एज ए सर्विस। तो आजकल सभी व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं एंड सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। तो आजकल क्या होता है कि जो हमारे एंटीज होते हैं वो हमारे मतलब हमें सोशल मीडिया पे या फिर हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक को हैक करने का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए उनको कोडिंग भी नहीं आती और वो टेक्निकली भी नहीं होते। तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले सर्च करते हैं किसी हैकर को। वो किसी हैकर को हायर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे या फिर डार्क वेब पे विजिट करते हैं। तो उसके बाद वहां से हायर करके वो हमारे ऊपर अटैक करवाते हैं। अटैक काफी तरीके के हो सकते हैं, रैंसमवेयर अटैक हो सकता है, फिशिंग अटैक हो सकता है एंड काफी एथिकल हैकिंग के अंडर काफी ऐसे अटैक्स हैं जो हमारे सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी कि हैकिंग आज के टाइम में एक बिजनेस बन चुका है। काफी हैकर्स रियल भी होते हैं, काफी फेक भी होते हैं। अब मान लो कि मैं फेसबुक पे विजिट करता हूँ, वहां पे मुझे काफी ऐसी पोस्ट दिखाई देती हैं जिसमें हैकर्स ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो किसी का फेसबुक या इंस्टाग्राम आसानी से हैक कर सकते हैं। यानी कि हमारे सोशल मीडिया पे 20% तो रियल होते हैं, 80% यहाँ पे फ्रॉडस्टर भी एक्टिव होते हैं। 20% को और 80% में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि 20% सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं डार्क वेब पे, क्योंकि उनसे उनको नॉर्मल फिर सोशल मीडिया से कुछ लेना देना नहीं होता। वो अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखते हैं, तो इसलिए डार्क वेब पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और मेरा ये कहने का मकसद ये नहीं है कि आप सभी डार्क वेब पे विजिट करो और वहां पे हैकर हायर हायर करो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको इससे कैसे बचना है और क्या क्या चीजों का इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर कोई हैकर आपके नंबर पे मतलब काफी तरीके से, सबसे पहला स्टेप यही है कि आपके नंबर पे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, PDF आता है। तो उसके साथ वो क्या कर सकते हैं, अगर आप PDF पे क्लिक करते हो या लिंक पे क्लिक करते हो तो उससे आपका कंप्लीटली एक्सेस उस हैकर के पास जा सकता है जिसने ये लिंक क्रिएट करके आपको सेंड किया है। और उसके पीछे काफी मालवेयर छिपे होते हैं। जब भी आप किसी PDF पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक बैकएंड पे एक ऐप ऑटो डाउनलोड हो जाता है और ऑटो इंस्टॉल भी हो जाता है। तो वो बैकएंड पे रह के आपके मोबाइल में काफी मालवेयर ऐसे छोड़ देता है जिससे आपका कंप्लीट मोबाइल एक्सेस हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आपको मेन चीजें ये ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो प्ले स्टोर पर प्ले प्रोटेक्शन का ऑप्शन होता है उसको हमेशा एक्टिव रखिए, क्योंकि प्ले प्रोटेक्ट क्या करता है, कोई भी अननोन या सस्पिशियस ऐप होता है तो उसको बैकएंड पे ही रिमूव कर देता है या फिर उसको कंप्लीटली परमिशन नहीं देता, जिससे आपके मोबाइल पे कुछ मालवेयर्स या कोई वायरस एक्टिव हो सके। सबसे पहला आपको काम यही करना है, प्ले प्रोटेक्ट को कभी ऑफ मत करना। एंड काफी बार क्या होता है कि लोन एप्स के जरिए भी हमारा मोबाइल एक्सेस हो जाता है। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि अगर कोई भी आपको लोन लेना है
या फिर 50 रुपए में आपको इतना कुछ बेनिफिट मिल सकता है, या फिर इतने रुपए आप इन्वेस्ट करो और इसके बाद आपको इतना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो उसको क्लिक ही मत करो। अगर बाय चांस आपने क्लिक कर भी लिया उस पे, तो सबसे पहले उसको अनइंस्टॉल, मतलब अगर आपको लगता है कि सबसे हमें मतलब क्या क्या चीजें मिलती हैं देखने को जब हमारा मोबाइल एक्सेस होता है। अभी आपके स्क्रीन पे ऊपर देखो ग्रीन डॉट का सिंबल आया होगा, ग्रीन डॉट छपा होगा ऊपर। तो वो ग्रीन डॉट का मतलब ये है कि अभी हमें कोई सुन रहा है या हमारा अभी माइक्रोफोन है वो एक्टिव है। एंड अगर डबल ग्रीन डॉट आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा वीडियो और माइक्रोफोन दोनों एक्टिव है और हमें कोई एक्सेस कर रहा है या हमारी कोई बातें सुन रहा है। ठीक है, तो वो ऐप्स ऐसे ही काम करते हैं। जब भी डाउनलोड होते हैं तो सबसे पहले हमारे बैकएंड पे अटैक करते हैं, बैकएंड पे जो भी एक्सेस होता है वो अपने अंडर ले लेते हैं। उसके बाद कंप्लीटली हमारे डेटा को अपने पास एक्सेस कर लेते हैं और हमें काफी नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। हमें कोई भी सस्पिशियस ऐप या फिर किसी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। एंड सेकंड पार्ट ये है कि एक आजकल नया साइबर क्राइम चला हुआ है। हमारे किसी नॉन नंबर से हमारे पास कोई फोटो आती है। हम मान लेते हैं कि हमारा कोई नॉन नंबर ही हमें कुछ भेज रहा है, पीडीएफ भेज रहा है, लिंक भेज रहा है या फोटो भेज रहा है। तो हम भरोसा करके उसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। उसके साथ मैसेज लिखा आता है कि प्लीज इस मेरी हेल्प करो और आगे भी फॉरवर्ड कर दो। काफी बिजनेसमैन होते हैं एंड ओनर होते हैं कंपनी के, तो वो उसको इजीली ये समझ के कि हाँ हमारा कोई नॉन है जो हमें ऐसे मैसेज कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, हम क्लिक कर सकते हैं। तो उस पर भी आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हैकर सबसे पहले ही टारगेट करते हैं वो हमारी सॉरी किसी का माइक ऑन है। वो सबसे पहले हमारा भरोसा जीतने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब यही होता है कि हम किसी का भरोसा जीत के उससे कुछ भी करवा सकते हैं। तो ऐसे किसी अपने पर्सनल या फिर किसी पर कोई नॉन नंबर है उससे भी आपको कोई फोटो या पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है। पहले आपको क्लियर कर लेना है कि जो पीडीएफ फोटो वीडियो या फोटो है उसके पीछे कोई मालवेयर तो नहीं छिपा है। अगर वो आप सेफ लगता है आपको तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। और इसके बाद है एक लिंक रेट होता है जिसको फिशिंग लिंक बोलते हैं। वो इजीली आजकल कहीं भी मिल जाता है, हमारे टेलीग्राम्स पे भी मिल जाता है और भी काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमें फिशिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं। बट उस फिशिंग सर्विस का क्या, सबसे पहले तो हमारे मतलब हमारी स्क्रीन पे पॉप शो होता है कि ये लिंक सस्पिशियस है और इसके पीछे मालवेयर मालवेयर छिपा हो सकता है। क्योंकि हम कभी भी क्रोम पे या फिर गूगल पे ओपन करते हैं किसी लिंक को, तो एक प्रोटेक्शन हमें शो कर देता है पॉपअप कि ये कोई लिंक हम ओपन कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ है या फिर अनसेफ है। तो सबसे पहले वही ध्यान रखना है। एक रेड पॉपअप शो होता है, बैक टू सेफ्टी लिखा होता है वहां पे, तो बैक टू सेफ्टी पे क्लिक करके आपको बैक आ जाना है और उस लिंक को इग्नोर कर देना है। यहाँ से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद काफी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी आजकल चला हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के साथ साथ कुछ एप्स ऐसे बने हुए हैं जो सेम टू सेम क्लोन हुए थे। मान लो अमेजोन है, अमेजोन का सेम टू सेम लोगो आपको शो होगा एंड आपको फील ही नहीं होगा कि ये कोई गिफ्ट है। अब हमारे व्हाट्सएप या फिर कहीं भी जहां हम रिसीव कर सकते हैं एपीके को। तो वैसे तो आईफोन तो हमारे लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बट एंड्रॉयड में ये इश्यूज काफी हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई भी एपीके आपको लगता है कि हाँ ये अनप्रोफेशनल हो सकता है या रियल नहीं है ये, तो सबसे पहले इसको सर्च करें। एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट का नाम है लिंक चेकर नाम से है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो काफी आपको शो हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाला लिंक चेकर आपको ब्लू लोगो के अंदर दिखाई देगा। तो वहां पे आप उस एपीके को अपलोड करके और लिंक को भी वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि ये कोई सस्पिशियस लिंक या फिर एपीके तो नहीं है। तो अगर वहां पे आपको शो होता है कि काफी मतलब अनसेफ के टोगल आपको शो होंगे वहां पे, तो अगर अनसेफ आपको सबसे ज्यादा शो कर रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें और उसको कभी एक्सेप्ट मत करो उस लिंक को या एपीके को, और डाउनलोड करने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ ऐसी प्रोसेस है जिनसे हम खुद बच सकते हैं। और कभी भी अगर मैंने सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था ये कि आप डार्क वेब पे किसी हैकर को हायर कर सकते हो, तो डार्क वेब कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि आप वहां जाके विजिट करके किसी भी हैकर को आसानी से हायर कर सकते हो। क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा आपको हैकिंग के सिस्टम मिलेंगे। अगर आप विजिट भी करोगे डार्क वेब पे, तो सबसे पहले आप किसी अगर आपने किसी गलत लिंक पे क्लिक भी कर दिया है तो उसी से आपका पूरा लैपटॉप या फिर पूरा मोबाइल हैक हो सकता है। क्योंकि वो लिंक क्या करते हैं
बैकएंड पे ही कुछ ऐसी प्रोसेस कर देते हैं जिससे आपके मोबाइल के बैकएंड पे मालवेयर एक्टिव हो जाते हैं। और हमें मतलब हमारे मोबाइल में ऐसी एक्टिविटीज होने लग जाती हैं, या तो व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाता है, कोई ऐप्स अनइंस्टॉल हो जाते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है। एंड काफी ऐप्स ऐसे होते हैं जिनका ना तो कोई लोगो होता है, ना किसके सामने कुछ नाम लिखा होता है। तो सेटिंग में सबसे पहले आप, अगर आपने गलती से डाउनलोड कर भी लिया एपीके, तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद ऐप मैनेजमेंट में जाएं। ऐप मैनेजमेंट में लिखा होगा स्पेशल एक्सेस ऐप्स। स्पेशल एक्सेस ऐप का मतलब ये है कि वहां पे हमको वो लिस्ट दिखाई देगी जो हमारे पूरे मोबाइल को एक्सेस कर रही है। तो वहां पे अगर आपको कोई ऐसा ऐप दिखाई देता है जिसका ना तो नेम है, सिर्फ उसका जगह खाली होती है, ना तो नाम होता है और ना उसका कोई लोगो होता है, तो वो अनइंस्टॉल करने में भी काफी परेशानी होती है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको अपना इंटरनेट बंद कर देना है। इंटरनेट या अगर वाईफाई आपने कनेक्ट कर रखा है, सबसे पहले वो बंद कर देना है, क्योंकि उसी के जरिए हैकर्स हमारे एक्सेस को कंट्रोल करते हैं या फिर हमारे मोबाइल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट बंद कर देना है और देन वो ऐप अनइंस्टॉल करने का ट्राई करना है। अगर आप कर सकते हो उसको अनइंस्टॉल तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि हम अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, बट हैकर उसको बार बार बैक कर देता है। वो काफी बार हैकर भी बैक करता है। एंड काफी बार क्या होता है, इस ऐप है उसके बैकएंड पे कुछ ऐसी स्क्रिप्ट एक्टिव होती है जो ऐप को अनइंस्टॉल नहीं होने देती। तो आपको अपना मोबाइल रीसेट करने का ट्राई करना है। एंड अगर आपका मोबाइल रीसेट हो जाता है तो आप बिल्कुल सेफ्टी के अंडर आ जाते हो। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसके साथ आप अपना प्रोटेक्शन रख सकते हो, अपने मोबाइल की प्रोटेक्शन रख सकते हो, एंड इन सब साइबर क्राइम से बच सकते हो। थैंक यू सो मच। Sir, good evening. May I ask a question? हेलो। हाँ हेलो। हेलो। सर, जैसे कि अगर लास्ट में आपने बताया कि अनइंस्टॉल या वो कर सकते हैं, ऐप को हम रीसेट कर सकते हैं फोन को। जी, थर्ड वे क्या है सर? थर्ड या फोर्थ वे क्या हो सकता है प्रोटेक्शन का? अगर मानो अनइंस्टॉल भी नहीं हो रहा है तो आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल को। तो वहां पे कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे मोबाइल को एक्सेस करके अनइंस्टॉल करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे सर इतने बड़े लार्ज स्केल पे साइबर अटैक्स होते हैं हर एक के फोन में, तो सर जैसे आर्मी इंटेलिजेंस के एथिकल हैकर्स होते हैं, वो सर एक ऐसा बार क्यों नहीं क्रिएट करते? या तो सर कि पुलिस सर इतनी प्रॉम्प्ट क्यों नहीं है कि पैसे ही वापस आने पड़ेंगे, कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट से, वो भी सर नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने तो चलाया है कि कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन सर वो भी नहीं मिलता है। तो फिर उन्हें उन पे सर प्रॉम्प्ट एक्शन क्यों नहीं होता? जो साइबर अटैकर्स होते हैं, जैसे डार्क वेब को सर हम बैन क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट?
जी, अच्छा क्वेश्चन आपका। वैसे बेसिकली डार्क वेब इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि अमेरिकन आर्मी को कोई ऐसा अपना स्टेशन चाहिए था जहां पे वो अपने प्राइवेट बातचीत कर सकें या फिर प्राइवेट अपनी कोई भी कन्वर्सेशन ऐसी कर सकें जहां वो प्रोसेस करना चाहते हैं। तो इसका गलत यूज होने लग गया। अभी इसका मतलब एक्सेस में वैसे मेन तो इसीलिए यूज होता है, काफी आर्मीज करती भी हैं इस चीज का यूज। तो बाकी इलीगल चीजें तो हमारे फेसबुक पे भी हो रही हैं, इंस्टाग्राम पे भी होती हैं। तो ये तो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका है, अभी ट्राई कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन पुट किया था हमारे हरियाणा पुलिस को। तो अभी इस चीज पे वर्क कर रहे हैं ताकि साइबर क्राइम कम हो सके। थैंक यू। Are there any other questions left? Anyone want to ask for sir? Good evening, sir. This is Sirisha. Always it is not unethical or illegal to use dark web, isn't we can use dark web. There is no they have not banned the use of dark net, no? Is there such anything rule? नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको लीगली यूज कर रहे हैं या फिर इलीगली यूज कर रहे हाँ, हैं। क्योंकि yes. काफी काफी चीजें, अब काफी बुक्स ऐसी हैं जो हमें अमेजोन पे प्रोवाइड नहीं होती, फ्लिपकार्ट पे प्रोवाइड नहीं होती, जो हम ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं। तो आपको इजीली मिल जाती हैं डार्क वेब पे। तो ये ऐसे आप लीगली यूज भी कर सकते हो। बट उसमें क्या होता है कि हम पहचानने में इसको गलती कर देते हैं कि कौन सा रियल वेबसाइट है हाँ, या फिर कौन सी रियल नहीं है। यस, बट हमको कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, ऐसा दिस का ये पूरा इलीगल अनएथिकल है ऐसा नहीं तो नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पुलिस खुद इस चीज को यूज करती है, या मैं खुद। हाँ हाँ हाँ, जी आर्मी वाले भी यूज करते हैं तो फॉर देयर रिसर्च एंड इसलिए तो प्राइमा फेसी वो इलीगल नहीं है। जी, इलीगल नहीं है। इलीगल तो वैसे हम बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि एक्टिविटीज काफी ऐसी हैं इसमें जो हमारे लिए बेनिफिट्स भी क्रिएट करती हैं। बट ये हाँ, हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं कैसा डार्क वेब करते, पे। हाँ जी हाँ। और अगर हम डार्क वेब यूज करना चाहते तो व्हाट आर टॉर ऐसा जी, सर्च इंजन्स। टोर। जी हाँ, जी, उसके टोर बारे में ब्राउजर। थोड़ा ब्राउजर्स के बारे में थोड़ा बोलो ना सर। जी जी। ओके। जैसे कि मैम ने बोला है कि टोर ब्राउजर होता है। जी, वैसे हम सबसे पहले स्टार्टिंग डार्क वेब की यहीं से करते हैं, हम टोर ब्राउजर डाउनलोड करते हैं। टोर ब्राउजर का मतलब ये नहीं है कि वहीं से हमारी डार्क वेब एक्सेस होगी। टोर ब्राउजर क्या करता है कि हमें वो आईपीज या फिर वो पर्टिकुलर वीपीएन प्रोवाइड कर देता है जो डार्क वेब को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि वीपीएन क्या करता है, 5 लेयर्स में हमारे आईपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो फर्स्ट के 4 आईपीज होते हैं वो फेक आईपीज होते हैं, या तो यूएसए के होंगे या फिर किसी अनदर कंट्री के होंगे। जो फिफ्थ आईपी होगा वो हमारा अपना जो ओरिजिनल आईपी है वो होगा। तो उसी चीज को हाइड करने के लिए टोर ब्राउजर का यूज होता है, ताकि कुछ भी हम प्रोसेस करें तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड हो एंड कोई भी हैकर हमारे आईपीस तक इजीली ना पहुंच सके। उसके बाद हम अपना, वैसे डार्क वेब पे आप डायरेक्टली कोई भी लिंक को एक्सेस नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसके कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो मुश्किल से हमें रियल लिंक मिल पाते हैं। मान लो कि हम कुछ भी इसमें सर्च कर रहे हैं, नॉर्मली अपनी बुक का नाम सर्च कर रहे हैं, तो काफी पेजेस आपको ऐसे स्टार्टिंग में शो हो जाएंगे जो फेक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहां पे आपको पहले तो ये है कि आप ओरिजिनली पेमेंट यूज नहीं कर सकते, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज नहीं कर सकते। वहां पे यूएसडीटी या फिर बिटकॉइन करेंसी ही यूज होती है। बिटकॉइन और यूएसडीटी करेंसी का यूज होने का मकसद ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर किसी हैकर को या फिर किसी ब्राउजर को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसके रियल आइडेंटिटी तक हम ना पहुंच पाए। क्योंकि एक तो इसमें बीच में ब्लॉकचेन का यूज होता है सबसे ज्यादा। तो ब्लॉकचेन का मेन मकसद तो यही होता है कि अपने यूजर्स को बीच में रह के बिटकॉइन प्रोवाइड करना और उनसे रियल करेंसी ले लेना। तो इसमें क्या होता है कि हम उस चीज को मतलब अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाते। अगर हम खुद भी ट्राई करें उस ब्लॉकचेन को ट्रेस करने के लिए तो हम उस चीज को नहीं कर सकते। 50% चांसेस होते हैं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस अब क्या करने लग गया है, अगर हम कोई डेटा लगवाते हैं, हम अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलूं, मान लो कि कोई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का मतलब ये होता है कि किसी ने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि हाँ मैं, आप मुझे इतने डॉलर्स दे दो तो आपको डबल करके 3 मंथ बाद डबल करके दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें क्या होता है, एक तो फेक होता है, और दूसरी बात वो जिस ब्लॉकचेन का यूज करेगा उस ब्लॉकचेन के पीछे पुलिस सबसे पहले भागेगी कि हाँ इस बंदे के पास इसने पेमेंट की थी अपने रियल पेमेंट मेथड से, और उसके बाद इसको बिटकॉइन मिला है। बट उस बिटकॉइन जो हमारे पास एक पर्टिकुलर एड्रेस आता है बिटकॉइन का, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है।
तो इसके ऊपर भी अभी हम प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं। अब डेली हमारी मीटिंग्स भी होती हैं कि इस चीज़ को सबसे पहले खत्म करना है, क्योंकि हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स इसी का यूज करते हैं, तो बिटकॉइन यूज करते हैं या यूएसडीटी यूज करते हैं। तो बस सबसे पहले मैम ने यही बात पूछी थी कि लीगल है ये इलीगल है, तो ऐसे इलीगल भी है अगर कोई बंदे फेक पर्सन बन के या फिर फेक हैकर बन के किसी पर्सन से पेमेंट ले लेते हैं और उसका काम नहीं करते हैं। तो वैसे हमें काम करवाना भी नहीं है ऐसे, क्योंकि अगर किसी का हम हैकिंग करवाते हैं या फिर किसी का मोबाइल एक्सेस करवाते हैं वो इलीगल में ही गिना जाता है। सर लेकिन एक बात मेरे को पूछनी थी सर, जैसे कि गलत फहमी बहुत बढ़ती है सर, जैसे इंसानियत और ह्यूमैनिटी पे बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि सर वो कोई बंदा अगर रियल भी अगर हेल्प चाहता है कि मेरे से हो गया है कि कुछ मेरे साथ सर कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो सर, कोई लोग उसकी भी हेल्प नहीं करते कि हमारा ही फोन ना हैक हो जाए। तो सर डार्क वेब को इसलिए बैन क्यों नहीं किया जाता? जी नहीं, इसमें सभी का तो नहीं एक्सेस होता, क्योंकि अगर आप आईफोन में इस चीज को एक्सेस करोगे तो आपका आईफोन बिल्कुल सेफ फील करेगा, एंड आईफोन को कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो इसमें थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल नहीं होते। अगर कोई थर्ड पार्टी लिंक आप ओपन भी करोगे तो क्रोम आपको प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, तो वो उसको बैकएंड पे ही ब्लॉक कर देता है। सर एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड्रॉइड फोन्स, एंड्रॉइड फोन में तो सर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती ना, सब आईफोन क्यों अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी नहीं कर जी अभी सकते सब। अभी प्ले जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्ले स्टोर अब हमें प्रोटेक्शन देने लग गया है, क्योंकि उसमें अब तीन टॉगल्स आते हैं। एक तो आता है कि कोई भी सस्पिशियस ऐप डाउनलोड ना हो, और दूसरा ये है कि अगर कोई सस्पिशियस ऐप डाउनलोड भी हो गया तो उसको स्कैन करेगा, और तीसरा पूरी तरह हमारे मोबाइल को एक्सेस मतलब प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम थर्ड टॉगल ऑन रखते हैं तो कोई अगर आप डाउनलोड भी करोगे तो वो डाउनलोड होने ही नहीं देगा, बैकएंड पे ही उसको ब्लॉक कर देगा। सर अभी डार्क वेब के बारे में आप बोले, थोड़ा डीप वेब भी रहता ना, तो आप पुलिस कितने कितने इनसाइड जाते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एक बार थोड़ा बोलो ना। जी सबसे पहले तो आज की अगर पुलिस का मैं खुद एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मेरे से पहले तो किसी को डार्क वेब के बारे में ज्यादा तो नहीं बोल सकता, बट 20% जो पुलिस कर्मी है उनको पता है डार्क वेब क्या है, क्योंकि वो यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं या फिर शॉर्ट में उनके पास वीडियोस आती रहती हैं। बट काफी को नहीं पता, तो वो इन्वेस्टिगेशन वहीं पे रोक देते हैं और लीड को वहीं पे ही स्टॉप कर देते हैं। बट जिनको 20% जो टेक्निकल होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो उनको लिंक मिलता है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का ट्राई करते हैं ओपन सोर्सेज में, कि वो लिंक कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और कहाँ कहाँ पे शेयर हुआ था। उसके बैकएंड पे काफी हैशेस ऐसे होते हैं जिन हैशेस को हम पहले तो ब्लॉक करवाते हैं। उस सहयोग पोर्टल है एक हरियाणा पुलिस का, सहयोग पोर्टल पे हम किसी भी ऐप या फिर किसी इमेजेस या लिंक को बंद करने के लिए डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो बैकएंड पे ही ब्लॉक हो जाता है और परमानेंट ब्लॉक हो जाता है। सबसे पहला काम तो यही करते हैं ताकि कोई और पर्सन इसका टारगेट ना हो सके। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन ये करते हैं कि उसमें एक पर्टिकुलर या तो किसी कंपनी का नाम लिखा होगा, या फिर उसने कोई डोमेन खरीद रखा है उसका नाम होगा, या फिर कुछ ऐसी जो बार बार रिपीट करके वो वर्डिंग को यूज करता है। उस वर्डिंग को हम टारगेट करते हैं कि ओपन ओपन सोर्स या फिर सोशल मीडिया पे कहाँ और सेम चीज जो शेयर हो रही है, तो वहां पे ट्राई करते हैं। और अगर वहां पे भी ना मिले हम तो डायरेक्टली हम एक्सेस करते हैं डार्क वेब को, तो डार्क वेब पे विजिट करके वहां पे सबसे पहले वो जो वर्डिंग होती है उसको सर्च करते हैं। अगर वहां से भी ना मिले तो उसके बाद उसके हैशिस को हम सर्च करते हैं। अगर हैशिस भी ना मिले तो लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी उसमें पेमेंट होती है, ऑनलाइन पेमेंट की हो या फिर क्राइम कैसे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसका डीप वेब के नहीं जाते उतना, डेप्थ नहीं जाते नहीं शायद। नहीं, उतना डीप नहीं जाती पुलिस, क्योंकि एक तो उनको खुद का भी खतरा होता है कि हमारे मोबाइल एक्सेस ना हो जाए। हाँ। और वैसे ऐसे होते तो नहीं है, अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलूं तो ऐसे होने होते नहीं। अगर हम टेक्निकली इतने एक्सपीरियंस होते हैं तो इतना हो नहीं पाता एक्सेस, हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उस पे। और अब डीपीडीपी एक्ट आने के बाद अब पुलिस लाइक कितना कंप्लाई कर रहे सर व्हेन यू एक्सेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड इस चीज के बारे में तो प्राइवेसी प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए जी ऐसा अब। प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए हमने काफी ऐप बनाए हैं। हरियाणा में अभी हमने अभेद्या ऐप भी लॉन्च किया था। वो क्या करता है कि कोई भी एक्सटॉर्शन कॉल आती हैं या सस्पिशियस ऐप्स आते हैं, या कोई भी अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं या दूसरी कंट्री से आते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो इंडियन नंबर कभी यूज नहीं करते, क्योंकि एक तो वो वर्चुअल इजिली नहीं मिल पाते, अगर मिलते भी हैं तो वो बैकएंड पे ब्लॉक हो जाते हैं। और हम जो मतलब कनाडा का हो गया, अमेरिका यूएसए का हो गया, तो उसके हमें नंबर्स मिल जाते हैं।
तो उससे हम सबसे पहले व्हाट्सएप क्रिएट करते हैं। अगर उस नंबर जो क्रिएट किया है व्हाट्सएप, उससे हमारे पास इंडियन नंबर पे कोई कॉल आती है, तो अब विद्या उसको ब्लॉक कर देता है, बैकएंड पे ही ब्लॉक कर देता है। तो इससे जो कंपनी बिजनेसमैन होते हैं वो सेफ्टी फील करते हैं, जिसको थ्रेट कॉल्स आती हैं, एक्सटॉर्शन कॉल आती हैं, तो वो बैकएंड पे ब्लॉक कर देता है। हाँ, और पुलिस कंप्लाई करते सर, आप जब सर्च करते किसी का इंफॉर्मेशन ऐसा, तो आप कितना जेन्यून डीपीडीपी एक्ट फॉलो मींस लाइक कितना एक्सेस करना इंफॉर्मेशन और कितना लेना, ऐसा कुछ रूल्स रहते जी, सर? रूल्स होते हैं इसमें, क्योंकि अगर मान लो कि हमारे पास कोई नंबर आता है, उस नंबर से कोई क्राइम हुआ है, सबसे पहले हम उसकी कैफ लगवाते हैं। कैफ का मतलब वो होता है कि जब हम किसी शॉप पे या फिर कहीं अपनी सिम बाय करते हैं, तो उस पे हमारी आइडेंटिटी कलेक्ट होती है। आइडेंटिटी में हमारी पिक होती है, अल्टरनेट नंबर होता है, और रिकवरी मेल्स होती है, अल्टरनेटिव मेल्स होती हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस होता है, आधार नंबर शेयर होता है उसमें, एंड पैन कार्ड नंबर भी शेयर होता है। तो हम कैफ मंगा लेते हैं, हमें वहां से भी काफी कुछ मिल जाता है, और हम कैमरास भी वहां पे चेक करवाते हैं कि इस पर्सन ने सिम लेते हुए इसके साथ कौन कौन पर्सन और था, या फिर उस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटी उसने की थी, और सिर्फ सिंगल मोबाइल यूज किया था या फिर कोई ऑल्टरनेट और कोई मोबाइल यूज किया था। ये चीजें हम कलेक्ट करते हैं, तो कंपनी हमें प्रोवाइड कर देती हैं, आइडिया, वोडाफोन या फिर जियो, कोई भी, हम किसी भी कंपनीज को अगर मेल करते हैं। सेकंड, अगर हम मेल का माने, तो हमारे पास अगर थ्रेट मेल्स आते हैं, काफी बार बम बम थ्रेट आते हैं कि हाँ हम आपके इसको ऑफिस को उड़ा देंगे, या फिर हाई कोर्ट को उड़ा देंगे। तो उस पे हम सबसे पहले प्रोसेस ये करते हैं कि मेल को हम जीमेल को या गूगल को हम मेल करते हैं कि इस पर्सन का हमें कंप्लीटली डेटा चाहिए। तो उसमें एक तो आईपीडीआर मिलती है, हमें आईपी प्रूफ मिल जाते हैं कि उसने कौन कौन से मतलब आईपी उसके मोबाइल में एक्टिव हुए थे। अगर कोई डेटा ब्रीच भी होता है तो मेल्स के जरिए हमें मिल जाते हैं। और काफी नंबर्स हमें मिल जाते हैं जो उस पर्सन ने अपने मोबाइल में सेव किए हैं या गूगल ड्राइव में सेव किए हैं, सॉरी जीमेल में सेव किए हैं, तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं। और उसके बाद ये भी आ जाता है कि जीमेल उसके कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, किस किस सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, और उसके मोबाइल में कौन कौन से ऐप अभी एक्टिव इंस्टॉल हैं, तो वो हमें जानकारी मिल जाती है गूगल से। और अगर कोई अनदर मतलब आईपी का भी हम डेटा लगवाते हैं। वैसे आईपी के ऊपर हम खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। आईपी का अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आईपी लुकअप, तो वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा कि आईपी कहाँ का है और कौन सा नेटवर्क यूज करता है। तो वहाँ आईपी पे हम ऐसी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एंड बस यही है कि हम उसके जो जो हमारे पास केसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर, आप जब ऑर्डर करते हैं लाइक इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म्स को डेटा प्रोवाइड करने के लिए, तो कौन सा सेक्शन यूज करते, लाइक अथॉरिटी कहाँ से आते हैं आपको, लाइक आप पुलिस अथॉरिटी यूज करते हैं नहीं तो? जी, पुलिस अथॉरिटी में 94 सेक्शन है, जिसके जरिए हम किसी भी में कंपनी को मेल कर सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंटेशन बेस पे कोर्ट में हम पेश कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के डेटा को, जो भी साइबर क्राइम में यूज हुआ है। तो ये तो एग्जीक्यूटिव और आपका अरेंजमेंट है, बीएनएसएस में नहीं है ये अरेंजमेंट ना सर? जी जी नहीं, बीएनएसएस हमें बस किसी को कोई भी ठोस सजा देने के लिए प्रोवाइड होता है। हाँ, आप पुलिस ऑर्डर से एग्जीक्यूटिव लाइक आप एग्जीक्यूटिव से आपका इंटरनल रहता है ये शायद जी जी ऑर्डर्स ये सब। जी आ, मैम। हाँ, मगर अब यूरोपियन यूनियन में ऐसा हुआ कि डायरेक्टली कोर्ट से हो जाता शायद, लाइक न्यू लॉ हैज बीन पास्ड जो इंडिया में नहीं है शायद। जी, अभी इंडिया में तो नहीं है, बट अभी हम काफी रूल्स ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जिसके साथ हमारी जो साइबर इन्वेस्टिगेशन होती है वो हाई लेवल तक पहुंच सके। क्योंकि अभी हमें मैन्युअली अलग अलग कंपनीज को अलग अलग मेल करनी पड़ती है। तो हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऐसी पर्टिकुलर कुछ, जैसे सहयोग है, सहयोग पे अगर हम नंबर जीमेल एक साथ डाल सकते हैं, बट उसमें काफी टाइम लग जाता है, मंथ भी लग जाता है हमें हाँ। रिप्लाई आने में। बट अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई ऐसी कंपनी हम क्रिएट करें, या फिर कोई ऐसा थर्ड पार्टी हम यूज करें जिसके जरिए हमें इमीडिएटली उस नंबर की जानकारी मिल जाए या फिर मेल की जानकारी मिल जाए। हाँ, तो यूरोपियन यूनियन में एक रीसेंट एक्ट पास हुआ, ऑर्डर एविडेंस प्रोडक्शन ऑर्डर बोल के, तो वो इमीडिएटली कहाँ भी हो इंटरमीडियरी डायरेक्ट कोर्ट वो ऑर्डर हो जाता है, और जूरिसडिक्शन का इररेस्पेक्टिव ऑफ जूरिसडिक्शन आपको एविडेंस मिल जाता है। अभी रिसेंट में पास हुआ, लाइक दैट इज नॉट देयर आई थिंक सो इन इंडिया एंड ऑल, सो
you will probably following your own police rules and orders, I think. जी मैम, इसके ऊपर मैं सर्च करूंगा। हाँ थैंक यू सो मच, आपने बताया ये चीज भी, हमें इस पे हाँ, मैं फोकस ये करना इस चाहिए। पे ही रिसर्च कर रही, तो आई एम सॉरी सर, आई एम थोड़ा आपको इट्स ओके। इनकन्वीनियंस। मैं जी जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे ही माय रिसर्च इज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू मोर डिटेल्स। जी थैंक यू जी सर, जी थैंक यू फॉर जी। प्रोवाइडिंग। ओके, वेलकम। Yeah. Are there any questions left with anyone? I hope all the questions are addressed, and thank you for addressing every question, sir. With this enlightening cyber science session, we now come to the end of our program. We sincerely hope that today's session proved highly informative, enriching, and thought-provoking for everyone present. On behalf of Naksh Foundation and Project Cyber Shield, we extend our deepest gratitude to Mr. Manpreet Singh sir for conducting such an insightful session. Your profound expertise, lucid guidance, and practical demonstrations have greatly enhanced our understanding of the hidden economy behind cybercrime. Before we conclude, we invite you to join the Volunteer for Your Community campaign 2026 by Project Cyber Shield to become a change maker and conduct cyber awareness sessions in your community. To register, simply scan the QR code on your screen.